देवरानी का कच्चे, जेठानी का पक्के आम से बना खाना। दोनों बहुएं कैरी पल्लवी कच्चे पक्के आमों के साथ दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी शांति स्वागत करवाते हुए, हाँ जाओ आ जाओ मेरी गांव वाली शहर वाली बहुओं, तुम दोनों का खूब स्वागत है। शांति दोनों के आगे भरे चावल का कलश रख देती है। चलो अब दोनों देवरानी जेठानी दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। आपका हुक्म सर, आंखों पर सासू माँ जी। ओह गॉड, कैसे देसी देवरानी पल्ले पड़ गई है। इसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन तो मैच भी नहीं होगा। मम्मी जी, मेरे पापा ने ये पक्के आम आप सबके खाने पीने के लिए भिजवाया है। बहू समधी जी को इतने पक्के आम भिजवाने की क्या जरूरत थी? 4-5 किलो बहुत होता है, गर्मी का मौसम भी है। सासू माँ, गर्मियों के सीजन में ही तो पक्के आम खाने में टेस्टी लगते हैं। पक्के आम नहीं खाया तो क्या खाया? मगर शहरी जेठानी जी, ज्यादा ठूस के पक्का आम खाने से दंदना का दाना फोड़ी फुंसी निकलते हैं। इससे लाख गुना लाभकारी गर्मी में कच्चा आम है। देवरानी जी, तुम तो ठहरी देसी। अभी मैं पक्के आम का जूस बना दूं तो पीने के लिए सबसे पहले टूटोगी, और हम कच्चे आम की चटनी बना दे तो चाट चाट कर लपेट कर खाओगी। दोनों बहू के बीच में कच्चे पक्के आमों को लेकर बहसबाजी छिड़ जाती है, जिससे पड़ोसन सुषमा खिल्ली उड़ाते हुए, ताबा ताबा शांति बहन, इन दोनों देवरानी जेठानी ने तो कच्चे पक्के आम के पीछे महाभारत छेड़ दी। तुम जरा बच के रहना, पता चला तुम्हें लपेटे में ले ले। चलो कौशल्या। बस करो दोनों की दोनों, कच्चे पक्के आम की कोई चिक चिक मचा के रख दिया है। शुभम, माहिर, लेके जाओ दोनों को। जी माँ। अरे शांत हो जाओ भाग्यवान, मैं आम की टोकरी रसोई में रखाता हूँ। अगले दिन गांव वाली बहू तड़के उठकर नहाकर खूब सारा सिंदूर, चूड़ी, जेवर पहनकर रसोई में आती है, जबकि जेठानी लेट हो जाती है। गुड मॉर्निंग मेरी देसी देवरानी, क्या बना रही हो खाने में? आपको भी भेरी भेरी गुड मॉर्निंग मारन जेठानी जी। हम सब के खातिर तड़का मार के दाल चावल, कच्चे आम की सिलबट्टा चटनी और ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाए हैं। यह सुनते जेठानी की शक्ल बन जाती है। तुम सबको ये बोरिंग खाना खिलाने वाली हो? तुम देखो, मैं सबको पक्के आम की लजीज पकवान बनाकर खिलाऊंगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। था चना बाजे घना बड़ाई मेरे कच्चे आम के व्यंजन को टक्कर देने। अगले 10 मिनट में देवरानी कच्चे आम का खान पान परोस देती है। क्या बात है गांव वाली भाभी, अपने कच्चे आम से क्या टेस्टी खाना बनाया, आज तो मजा आने वाला है। अरे काव्य ननद जी, अहायम खैरी भ्रम छपरा कच्चे आम की 36 तरह के पकवान बनाकर परोस के रख दें। भाई मुझे थोड़ा आम पन्ना और दीजिए, बहुत यमी है। मुझे तो दाल चावल के साथ कच्चे आम की चटनी बहुत बढ़िया लग रही है। यू आर टू गुड कैरी, टेस्टी खाना बनाया तुमने। धन्यवाद से जनवा का कहते अंग्रेजी माँ, थैंक यू वेरी मच। तभी जेठानी पक्के आम का जूस, खीर, काफी कुछ बनाकर लाती है। मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप सबके लिए बटर लगाकर आम के पराठे बनाए हैं, खा लीजिए। तभी देवरानी चुटकी लेते हुए, जेठानी जी आप थोड़ा लेट हो गई हैं, सबके पेट फुल टू टंच हो गया है। कुछ ज्यादा ही उछल रही है ये। चल कुकड़ी देवरानी, मैंने पसीने में भीग कर आप सबके लिए खाना बनाया, टेस्ट तो कर लीजिए। बहू तू अपना पारा मत चढ़ा, परोस दे, थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। सब लोग बड़े शौक से पक्के आम वाले पराठे खाते हैं। वाह बड़ी बहू, क्या करारे करारे खस्ता आम पराठे बनाते हैं। आज तो तुम दोनों देवरानी जेठानी ने दावत करवा दी भाई। खा पी कर सारे सदस्य मेज से खिसक जाते हैं। सही समय गुजरता है, जैसे ही पक्के आम खत्म होते हैं जेठानी और आम मंगवा लेती है। जी, आपके यहाँ से 15 किलो पक्के आम का ऑर्डर दिया था, आपके 2500 हो गए। शांति पैसे देकर आम खरीद लेती है। तभी जेठानी आती है। शुक्र है सफल वाले ने डिलीवरी दे दी, मेरा कब से मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था। कितने फ्रेश फ्रेश आम है। बहू तुझे पता भी है तेरे लिए फ्रेश आम कितने महंगे रेट के पड़े, इससे अच्छा तो बाजार जाकर खरीद कर ले आती। माँ जी, बाजार जाकर मोल भाव करने से जेठानी जी का मॉडल पना भी तो घट जाता ना। देखिए तो हम 40 रुपए किलो खरीद कर लाई हैं, वो भी खुद से चुनकर। देवरानी जी तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा आग में ना घी डालने का काम मत करो। और मम्मी जी, जब तक गर्मी का मौसम है तभी तक तो आम का सीजन है। आज मैं आप सब लोगों को पक्के आम के आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। तुम तो हर बार की तरफ कच्चे आम की चटनी बना सकती हो। बस आज देखिए कितना कुछ बनाती हूँ कि आप देखकर हाथ मलती रह जाएंगी। दोनों देवरानी जेठानी कच्चे पक्के आम लेकर रसोई में चली जाती हैं। शांति माथा पीट लेती है। हे भगवान, इन दोनों देवरानी जेठानी के तमाशे से मैं तंग आ गई हूँ। जेठानी आइसक्रीम बनाने के लिए पक्के आमों का गूदा निकालकर जानबूझकर छिलका जमीन पर बिखेर डालती है। जेठानी जी, आपने छिलका फर्श पर क्यों डाला? पूरा फर्श चिपचिपा हो गया है। मैं बाद में साफ कर दूंगी, ज्यादा खिचखिच मत करो।
किलस कर देवरानी कच्चे आमों का छिलका वहीं छोड़ देती है। कुछ देर बाद, अरे बहुओं, एक गिलास पानी तो पिलाना। आम खिलाकर पेट में गर्मी मचा दी है दोनों ने। जब किचन में से आवाज नहीं आती तो शांति खुद से किचन में जाती है। ये देखो, दो बहू के रहते रसोड़े में नील बटा सन्नाटा छाया है। शांति बिना ध्यान दिए जैसे ही फर्श पर पैर रखती है तो फिसल कर गिर जाती है। अरे मोरी मैया, लगता है कमर की हड्डी टूट गई। माहिर, शुभाम, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ, आप गिरी कैसे? तभी कुछ लाल चींटी काजल के पैर पर काट लेती है। आह मम्मी, ये किचन के अंदर लाल काली चींटी कहाँ से आ गई? और ये सारे आम के छिलके जमीन पर किसने फेंक रखा है? जलनखोर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। काजल, ये जेठानी जी की करतूत है। अगर ये पक्का आमों का छिलका उतार कर फर्श पर नहीं फेंकती तो बेचारी माँ जी रायते की तरह नहीं फैलती। हाँ, सारी खराबी तो मुझ में है। तुम तो जैसे दूध की धुली हो देवरानी जी। तुमने भी कच्चे आमों का छिलका यहीं फेंक रखा है। बस करो तुम दोनों देवरानी जेठानी का धंधा दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। और पहले तो कच्चे पक्के आम के लिए लड़ती थी, मगर अब लापरवाही की हद मचा दी है। खबरदार, आज के बाद मुझे घर में आम का नामो निशान दिखना नहीं चाहिए। ससुर के इतना गुस्सा करने के बावजूद कच्चे पक्के आम की चटोरी देवरानी जेठानी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। फिर एक दिन देवरानी कच्चे आम का अचार डाल रही थी तो जेठानी पक्के आम का पापड़ बना रही थी। तुम जितने मर्जी पापड़ बेल लो मेरी देवरानी, मगर तुम्हारे आम के अचार बनकर तैयार होने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। मेरा आम पापड़ एक दिन की धूप में सूख कर तैयार हो जाएगा। जेठानी जी, आम पापड़ भी कोई खाने पीने की चीज है? कितना चिपचिपा लगता है। जब मेरा अचार बनकर तैयार होगा तो सब देखना, रोटी चावल के साथ कैसे चाव से खाएंगे। देवरानी का तीखा जवाब सुनकर जेठानी को मिर्ची लग जाती है। ये देवरानी की बच्ची जब देखो मेरा खून जलाती है। फटाफट से जाकर अपने आम पापड़ सुखा देती हूँ, इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ूंगी। झगड़े की जड़ खोजते हुए जेठानी पूरी छत पर आम पापड़ सुखा डालती है। वहीं गुस्से में लाल पीली देवरानी उसे खिसका कर अचार डाल देती है। इस जेठानी ने क्या मुझको नाड़ी समझ रखा है? जब देखो मेरा काम खराब करेगी। रात के टाइम, आज भी खाना बनाने में इतना लेट लगा दिया। ले भी आओ, बन गया हो तो। अजिलावत है सजनवा, काहे होवत गरमवा। झल्ली कहीं की इसकी देहाती लैंग्वेज सुनकर मेरे कानों से खून निकलता है। कच्चे पक्के आम का खाना देखकर सबकी शक्ल बन जाती है। फिर से आम के पराठे, आम की चटनी, जूस, आम पन्ना। अरे बस यही खा खाकर हम पक चुके हैं। कभी कुछ हरी सब्जी बना लिया करो, मटर पनीर चाप, कितनी सब्जियां हैं। दिमाग खराब करके रख दिया है। हमने इतना मेहनत लगाकर खाना बनाया है, आपको वैल्यू ही नहीं है। खा लीजिए। मुंह सड़ाकर सब किसी तरह खा लेते हैं, मगर कई बार पक्के आमों के चलते रसोई में खाने की मेज पर चीटी ही चीटी लग जाती। तो वहीं कच्चे आम के पकवान कभी कभी खटाई जैसे स्वाद के लगते। वहीं लगातार आम के सेवन से बेचारे ससुराल वालों को दस्त लग जाते हैं। हे भगवान जी, आम खा खाकर सुबह से 10 चक्कर मार चुका हूँ। आए हाय, हाय मेरा पेट। पापा जी, मैं आज आप सबके लिए पक्के आम का खीर और सब्जी बना रही हूँ। अरे बहू, मुझे नहीं खाना आम, मेरे लिए सादी दाल खिचड़ी बना दे। ऐठन के चलते ससुर पेट पकड़ लेते हैं। वहीं बाकियों का भी एक सा हाल था। जेठानी जी, आज हमारी ससुराल के सारे सदस्य को हुआ क्या है? सब सुस्ती मुर्गी क्यों बने हुए हैं? सबकी खराब हालत देखकर जेठानी डॉक्टर को बुलाती है, जो सबका उपचार करता है। देखिए, आप सब लोग जरूरत से ज्यादा ही आम खाते हैं, इसलिए आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी भर गई है। सीजन के फल खाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना सेहत को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, आप दोनों को, अपने परिवार वालों को कच्चा पक्का दोनों तरह का आम खाने से परहेज करवाना है। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी को बड़ा पछतावा होता है और अब वो दोनों बिना खटपट किए एक साथ खिचड़ी बनाकर सबको परोसती हैं। माँ जी, पापा जी, देवर जी, गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, आप सबको अच्छा लगेगा। और हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमने आपको कच्चा पक्का आम खिलाकर बीमार कर दिया, मगर आज से घर में आम आना बंद। ये सुनकर ससुराल वालों के चेहरे पर तसल्ली आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी में कच्चे पक्के आमों को लेकर बिल्कुल भी हौच पौच भी नहीं होती है। ममता के छोटे बेटे अंकित की शादी गांव की लड़की पारुल से होती है। पारुल का गृह प्रवेश होता है। आखिर मैंने जो चाहा था ठीक ठाक भगवान के आशीर्वाद से शादी हो ही गई। ज्योति बहू, जाओ अंदर से अंगूठी वाली रस्म का थाल ले आओ और बहू की रस्म तुम करवा दो। जी माँ जी। तभी ज्योति दूध से भरी थाल ले आती है। आओ पारुल, रस्म की शुरुआत करें। ठहरिए जेठानी जी, मुझे ये रस्म आपके हाथों नहीं माँ जी के हाथों करनी है। मगर क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई बात नहीं ज्योति बहू, अगर तेरी देवरानी चाहती है कि ये रस्म मैं कर दूं तो मैं ही किए देती हूँ। आजा बहू।
पारुल का ऐसा बर्ताव ज्योति को अजीब लगता है। फिर ममता ज्योति की अंगूठी ढूंढने की रस्म उसके और उसके बेटे के बीच करवाती है, जिसमें बहू जीत जाती है। देखा, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी। बहुत गर्मी हो रही है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ अंकित बेटा, जा बहू को कमरे में ले जा। आप सब भी आराम कर लो। ज्योति बहू सबको छाछ दे दे, अच्छा लगेगा पीने में। जी माँ जी। तब ज्योति घर में सभी को छाछ दे देती है, जिसे पीकर सब लोग अपनी गर्मी को थोड़ा कम करते हैं। अगले दिन देवरानी की पहली रसोई होती है। तभी छोटी रसोई को देख वो एक टोकरी में खाने पीने का सामान, मसाले सब रख लेती है। अरे पारुल, तुम ये क्या कर रही हो? इन सामान को कहाँ ले जा रही हो? हाँ बहू, ये रसोई का सामान अलग क्यों कर रही हो? माँ जी, ये रसोई बहुत छोटी है और मैं आप सबको चूल्हे पर बना खाना खिलाना चाहती हूँ। चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत अलग होता है गैस के बने खाने से, इसीलिए मैं बाहर सामान लेकर खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, रसोई छोटी है पर इतनी भी नहीं कि तुम खाना नहीं बना पाओगी। वैसे भी इतनी गर्मी में तुम बाहर चूल्हे पर बैठकर खाना कैसे बनाओगी? तुम परेशान हो जाओगी बहू। अरे माँ जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आप सबको अपने हाथ का खाना चूल्हे पर ही बनाकर खिलाऊं। रही गर्मी की बात तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है बहू। तब घर के बाहर आंगन में पारुल ईंट और मिट्टी के सहारे चूल्हा तैयार कर लेती है और उसके सूख जाने के बाद पारुल चूल्हे पर बैंगन का भरता, चूल्हे की रोटी, लौकी का रायता और मीठे में हलवा तैयार कर लेती है। बाप रे, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन सबका दिल मुझे जीतना ही होगा। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है? खाना तैयार हो चुका हो तो लाओ मुझे दे दो चीजें, मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। जेठानी जी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं आपने मेरे खाने में ले जाकर कुछ मिला दिया तो, इसलिए मैं अपना खाना खुद ले जाऊंगी। पारुल, तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जेठानी जी, मैंने कहा ना, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। न जाने क्यों मुझे पारुल थोड़ी अजीब लगती है। कभी रस्म नहीं करवाती मुझसे, ना अब हेल्प करने दे रही है। कोई नहीं। कुछ ही देर में सब लोग पारुल के बने हाथ का खाना खाते हैं। अरे कमाल कर दिया बहू तुमने। इतना बढ़िया खाना मैंने काफी बरसों के बाद खाया है, वो भी चूल्हे का। ऐसे ही खुश रहो बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा बहू, तुम्हारा हलवा, भरता, यहाँ तक कि चूल्हे की रोटी में भी अलग स्वाद आ रहा है। मुझे तुम्हारा चूल्हे पर बनाने का फैसला पसंद आया। अरे वाह पारुल, तुमने आज ही सबका दिल जीत लिया। जी बिल्कुल। देखना माँ जी, पापा जी, अब मैं रोज आपको चूल्हे के हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। जेठानी जी, आप चिढ़ गई हैं क्या? सबने मेरी तारीफ कर दी सिवाय आपके। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद आया। सिर्फ हलवा? सुना माँ जी आपने? रात का खाना जेठानी बना देती है। अगली सुबह पारुल चूल्हे पर चाय बनाती है। उस वक्त उससे लकड़ियां ढंग से नहीं जलती, तो जिससे लकड़ी का धुआं आंखों में चुभने लगता है और पड़ोस वाले को भी धुएं से तकलीफ होने लगती है। अरे ये सब क्या है? कल भी चूल्हे का धुआं मेरे कमरे में आ रहा था और अभी मेरे कमरे में आ रहा है। देख तो, हल्की हल्की दीवार काली हो गई है। ऐसे कोई खाना बनाता है? सर्दी थोड़ी चल रही है। माफ कीजिएगा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे पारुल, सुबह सुबह तुम चाय भी चूल्हे पर बना रही हो? अरे ये तो तुम अंदर ही बना लेती, क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो? आओ अंदर चले। क्या है आपकी खोपड़ी में एक बात नहीं आ रही है क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं चूल्हे पर ही खाना बनाकर खिलाऊंगी घर में सबको। तो आप मेरे पीछे मत पड़ो, चाहे वो चाय हो या जीरे का तड़का या खाना, मैं सब इसी पर ही करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर पारुल घर वालों को चूल्हे पर बनी चाय बनाकर पिलाती है। वाह बहू, अदरक तुलसी की चूल्हे वाली चाय पीकर तो मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है दफ्तर में आज मेरा पूरा दिन ताजगी से भरा रहेगा। कमाल की चाय थी। काश ज्योति तुम भी कभी हमें ऐसा खाना बनाकर खिलाती। जी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं चूल्हे पर खाना बनाऊं। दीदी, घर वालों को खुश करने के लिए जरूरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। खैर, आप सब चाय नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पारुल बड़ी लकड़ियों के छोटे टुकड़े करती है और चूल्हे में डालकर खाना बनाना शुरू करती है, जिससे काफी मात्रा में धुआं आने लगता है। अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अब तो तुम और भी ज्यादा धुआं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमें चूल्हे के धुएं से परेशानी हो रही है। दीवार भी काली कर दी और मेरा छोटा बच्चा खांस रहा है। अभी वो 1 साल का है, अब तो मान जाओ। सॉरी, दोबारा से आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। मैं चूल्हे को किसी तरीके से छत पर ले जाती हूँ, वहीं खाना बना दूंगी। पारुल छत पर किसी तरह अंगीठी ठंडी करके चूल्हा ले जाती है और वापस खाना बनाना शुरू करती है। उसे गर्मी में खाना बनाता देख सास, अरे बहू, छत पर तो और भी ज्यादा धूप लग रही है, मेरे तो पाँव जल रहे हैं और तुम यहाँ खाना बनाओगी? हाँ माँ जी, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस एक दरख्वास्त है, आप सब लोग खाना यहीं बैठकर खा लीजिए, नीचे नहीं ला पाऊंगी। तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो हम सब ऊपर आकर खाना खा लेंगे।
लेकिन माँ जी धूप में तो आप सब ऊपर बैठकर खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू चुप कर बहू। ज्योति को धीरे धीरे महसूस होता है कि पारुल उसके और सास के बीच जहर घोल रही है। फिर घर के सभी लोग छत पर बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ तो होती है। बहू बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से पूरी सब्जी रख दे, मैं नीचे कूलर में लेटूंगा। ये लीजिए पापा जी। तब सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात का खाना सब डाइनिंग टेबल पर ही खाते हैं, लेकिन छोटी बहू चाय, नाश्ता और दोपहर का खाना छत पर धूप में बिठाकर खिलाती है, जिससे उन लोगों को काफी गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है। तब बड़ी बहू एक टेबल फैन लाकर रख देती है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी पापा जी मेरी तो हालत खराब हो रही है यहाँ खाने में। पता नहीं आप लोग कैसे बैठकर खा रहे हैं। चलिए हम सब नीचे खाना खाते हैं। दीदी, आपको क्या तकलीफ हो रही है जब माँ जी पापा जी आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं तो? हाँ बहू, तू पंखा तो ले ही आई थी। अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो तू नीचे चली जा। हाँ भाभी, इतनी भी तेज धूप नहीं हो रही है कि हम सब गल जाएंगे। खाना खाकर तो नीचे ही लेटना है। शुक्र है आपने तो मुझे समझा। अच्छा माँ जी, कल मैं आप सबके लिए और भी ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी चूल्हे पर, तो आज शाम को मैं बाजार जाऊंगी सामान लेने। ठीक है बहू, चली जाना। फिर सबके खाना खाने के बाद पारुल छत पर रसोई समेट देती है। फिर छोटा थोड़ा आराम करने पर शाम को बाजार जाकर सामान खरीदती है। आखिर मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। घर में सब लोग मेरे हाथ का बना खाना गर्मी में भी चूल्हे वाला ही खा रहे हैं और धीरे धीरे जेठानी से भी अलग हो रही हैं। चलो कल मैं मटर पनीर पुलाव और चाप बनाती हूँ। पारुल सामान खरीदने के बाद घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पारुल सब लोगों को छत पर गर्मी में ही बिठाकर खाना खिलाती है, जिससे जेठानी की तो तबीयत खराब हो ही जाती है। घर वाले भी अब परेशान होने लगते हैं। बार बार ऊपर नीचे चढ़ने से सास ससुर की भी हालत खराब होती है। एक दिन वो कहते हैं, बहू अब हम रोज रोज नीचे से ऊपर जाकर धूप में बैठकर खाना खाने से थक चुके हैं और घुटने में भी दर्द करते हैं, तो ऊपर खाना बनाकर नीचे ले जाया करना। हाँ बहू, तू तो जानती है बड़ी बहू की भी तबीयत खराब हो गई है धूप में बैठकर खाना खाने से। मैं भी यही कहने वाला था पारुल, तुम कब तक छत पर चूल्हे पर यूं ही खाना बनाती रहोगी? देखा, आप सबने अपनी असलियत मुझे दिखा ही दी। आप सबके लिए परेशान होकर गर्मी में छत पर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, जल भी जाती हूँ, फिर भी आपको अपनी बड़ी बहू की फिक्र हो रही है। मेरे लिए आप लोग यहाँ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ठीक है, ऐसा ही है तो मैं चूल्हा ही अलग कर देती हूँ। अब से बड़ी दीदी आपकी सेवा नीचे कर लेंगी। मैं अपना खाना ऊपर बनाकर अंकित को खिला दूंगी। पारुल, ये तुम क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? घर वाले तुम्हें समझा रहे हैं और तुम चूल्हा अलग करने की बात कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता? बस बहुत हो गया। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। गुस्से में अंकित उसे घर से बाहर निकालने के लिए सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले आता है। तब ज्योति जाकर अंकित को समझाती है, छोड़िए देवर जी, अगर ये चाहती है तो खाना बनने दीजिए, ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। सुन लिया? घमंड में पारुल अपने कमरे में चली जाती है और फिर भी चूल्हे पर खाना बनाने से बाज नहीं आती। अगली सुबह चूल्हे पर खाना बनाने से गर्मी में उसे बहुत कमजोरी होती है और खाना लेकर वो जाती है कि चकराकर चूल्हे पर गिर पड़ती है, जिससे उसका हाथ और कमर जल जाता है और घर वाले फौरन उसे अस्पताल में ले आते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और वहां उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। पारुल, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुमने बात नहीं सुनी। नतीजा तुम्हारे सामने है। उम्मीद करती हूँ ऐसी गलती तुम आगे कभी न करो। मुझसे गलती हो गई दीदी। मुझे घमंड था कि घर वालों को चूल्हे पर अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी तो माँ जी पापा जी हमेशा मुझे ही तवज्जो देंगे। आप नहीं, पर मैं ही गलत थी। उन्हें खुश करने के चक्कर में मैंने सबको परेशान किया और अपनी हालत भी ऐसी कर ली। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अंत भला तो सब भला।